हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार शर्मा, आपका बायोलॉजी का टीचर हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, परागकोश का स्फुटन, डेहिसेंस ऑफ एंथर, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, नर युग्मक उद्भिद का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, परागकण तथा एलर्जी, पोलन ग्रेन्स एंड एलर्जी, परागकण आहार यानी कि पोलन ग्रेन एंड न्यूट्रिशन, और परागकण की जीवन क्षमता यानी कि पोलन वायबिलिटी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या लघु युग्मक जनन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो माने छोटा और गैमेटो मतलब गैमीट्स का बनना, क्योंकि इस प्रोसेस के एंड में 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट बनेगा और उस 3 कोशिकीय या 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमीट्स बनेंगे और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए इसका नाम है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि नॉर्मली जो मेल गैमेट होते हैं वो छोटे होते हैं, जो फीमेल गैमेट होते हैं वो बड़े होते हैं। तो अब इस प्रोसेस में जो डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का यानी कि नर युग्मकोद्भिद का, तो उसकी प्रथम कोशिका होती है परागकण यानी कि लघु बीजाणु। अब अभी हमने पढ़ा कि लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है, एंथर के अंदर, और एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर उस परागकण का या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो अब इसमें खास बात क्या है कि जो परागकण या लघु बीजाणु का जो डेवलपमेंट होता है वो उस एंथर के अंदर ही, परागकोश के अंदर ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसका परिवर्धन वहीं स्टार्ट हो जाता है। और जब इस प्रकार की घटना घटती है कि किसी का परिवर्धन, डेवलपमेंट वहीं स्टार्ट हो जाता है जहां उसकी उत्पत्ति हुई है, जहां वो बना है, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को बोलते हैं हम इन सिटू डेवलपमेंट, स्वस्थाने। इंग्लिश में बोलते हैं इन सिटू और हिंदी में बोलते हैं स्वस्थाने। स्व मतलब जहां वो बना है और स्थान मतलब प्लेस, यानी कि जिस प्लेस पर वो बना है वहीं पर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो हम इसीलिए 2 हेड में पढ़ेंगे। पहला, क्योंकि जो डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हुआ है एंथर के अंदर वो पॉलिनेशन से पहले हो गया है, और बाकी का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, पॉलिनेशन के बाद होगा। इसका मतलब हम इसे 2 हेड में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन से पहले मेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट, और दूसरा पढ़ेंगे परागण यानी कि पॉलिनेशन के बाद। तो पॉलिनेशन से पहले जब ये लघु बीजाणु टेट्राड के रूप में बनते हैं तो टेट्राड से फिर ये अलग हो जाते हैं। कैलोज लेयर या सैलोज लेयर से ये आपस में चिपके रहते हैं और सैलेज एंजाइम जो है टेप्टम का इनको पृथक कर देता है। अब एक परागकण या माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो होती है, अब उसमें जो उसका केंद्रक होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, अब वो एक असमान समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है। किससे, याद क्या रखना हमें, असमान समसूत्री, यानी कि जो असमान है इसका मतलब क्या है कि उससे 2 सेल्स न्यूक्लियाई जो बनेंगे वो अलग अलग आकार के, एक छोटा और एक बड़ा बनेगा। तो असमान माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होता है और जिससे 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। उसमें से एक केंद्रक बड़ा होता है और एक केंद्रक छोटा होता है, एक छोटा और एक बड़ा। ध्यान क्या रखना है हमें कि छोटे वाले का निर्माण वाल की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, एक तरफ हम कह सकते हैं, जबकि बड़े वाले का निर्माण कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब यहां पर साइटोकाइनेसिस यानी कि वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और अब इससे 2 सेल्स बन जाएगी। कौन कौन सी, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। छोटे केंद्रक वाली छोटी सेल होती है और बड़े केंद्रक वाली बड़ी सेल होती है। याद हमें यही रखना है कि छोटी सेल में छोटा केंद्रक होता है, बड़ी सेल में बड़ा केंद्रक होता है। अब छोटी सेल जो होती है वो जनन कोशिका कहलाती है यानी कि जेनरेटिव सेल कहलाती है, जबकि जो बड़ी सेल है उसे ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल और हिंदी में कायिक कोशिका कहते हैं। अब जो ये अवस्था है इसकी, ये 2 सेल या 2 न्यूक्लिएट अवस्था है, यानी कि इसमें 2 केंद्रक हैं और 2 ही सेल हैं इसमें। तो ये 2 सेल स्टेज है इसकी, या 2 कोशिकीय अवस्था है, इसको मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मक उद्भिद की पार्शियली डेवलप्ड मतलब आंशिक विकसित
पार्शियली डेवलप्ड से मतलब क्या है, आंशिक विकसित, यानी कि जिसका अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, या इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट यानी कि अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो याद हमें यह रखना है कि दो सेल स्टेज जो है वो क्या कहलाती है, मेल गैमेटोफाइट की पार्शियली डेवलप्ड यानी कि अल्प विकसित, आंशिक विकसित, और इमेच्योर का मतलब अपरिपक्व अवस्था है। अब 60% एंजियोस्पर्म स्पीशीज में, कितने, 60% एंजियोस्पर्मिक या एंजियोस्पर्म्स में, यानी कि 60% पुष्पी पादपों में, आवर्त बीजियों में जो परागकण पॉलिनेशन के दौरान बाहर निकलते हैं, जिसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं, वो पॉलिनेशन की जो स्टेज है वो कितनी होती है, 2 सेल स्टेज, यानी कि वो 2 कोश की अवस्था में एंथर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन 40% स्पीशीज में वो 3 सेल स्टेज में बाहर आते हैं, यानी कि 3 कोशिकीय अवस्था में बाहर आते हैं। जब 3 कोशिकीय अवस्था में बाहर आते हैं तो अब 3 जो 2 सेल स्टेज है, अब इसमें मैं 2 सेल जो दिखाई दे रही है कौन कौन सी है, नंबर 1 है कायिक कोशिका, यानी कि वेजिटेटिव सेल, और दूसरी है जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका 2 सेल स्टेज में आती है। लेकिन अगर ये 3 सेल स्टेज में बाहर निकलती है, जो 40% स्पीशीज में होता है, तो उसमें 3 सेल कौन कौन सी होंगी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। पहली सेल होगी वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका, और दूसरी सेल जो थी जनरेटिव सेल, ये डिवाइड होकर, विभाजित होकर 2 सेल बनाती है, यानी कि एक जनरेटिव सेल और दूसरी भी जनरेटिव सेल, यानी कि 2 जनरेटिव सेल हो गई और एक जो हो गई कायिक कोशिका यानी कि ट्यूब सेल भी बोल देते हैं इसको कभी कभी। तो 2 सेल स्टेज में ज्यादातर में निकलता 60% में, और 40% में 3 सेल स्टेज में लिखा। अब अगर ये 2 सेल स्टेज में बाहर निकलता है तो इसका जो बाकी का डेवलपमेंट है, यानी कि इस एक जनन कोशिका से 2 जनन कोशिकाओं का जो निर्माण होना है वो कहां होगा, पॉलिनेशन के बाद वर्तिकार्ग पर, यानी कि जो कार्पल है उसके स्टिग्मा पर, यानी कि अंडक के वर्तिकार्ग पर होगा। लेकिन अगर वो 3 सेल स्टेज में बाहर निकला है तो जो उसका जो डेवलपमेंट वहां होना है वो वहां नहीं होता, वो उससे पहले ही, निकलने से पहले ही उसका हो चुका होगा। यानी कि जो 2 सेल स्टेज में बाहर निकलेगा उसमें तो जो ये स्टेप है वो कहां होगा, स्टिग्मा पर। लेकिन अगर वो 3 सेल स्टेज में निकला है तो इसका ये डेवलपमेंट का स्टेप कहां होगा, एंथर के अंदर, यानी कि 2 सेल स्टेज में बाकी का डेवलपमेंट जो है, यानी कि ये वाला स्टेप कहां होगा, स्टिग्मा पर। लेकिन जब 3 सेल स्टेज में बाहर निकलेगा तो सारा का सारा डेवलपमेंट कहां हो चुका है, ये वाला स्टेप प्लस ये वाला स्टेप कहां हो चुका है, एंथर के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो जिसमें 2 सेल स्टेज में निकला है तो वो उसका डेवलपमेंट कहां हुआ था, इसका कहां हुआ था, स्थान पूछ लेते हैं। अब इसके बाद जब ये 2 सेल स्टेज में बाहर निकली, अगर फॉर एग्जांपल हम माने, या 3 सेल स्टेज में जो भी निकली, अब ये 2 सेल स्टेज में अगर ये बाहर निकली तो अब ये कहां पहुंच गई, स्टिग्मा पर, यानी कि वर्तिकार्ग पर पहुंच गई है। अब वर्तिकार्ग पर पहुंचने के बाद जो परागकण है, लघु बीजाणु है, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन है, अब वो क्या काम करता है, वर्तिकाग्र से अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जल एब्जॉर्ब करता है, और शर्करा यानी कि शुगर एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद अब इसका जो परागकण का जो कोशिका द्रव है वो बढ़ता है, फूलता है, क्योंकि अब उसमें बाहर से मटेरियल अंदर आ रहे हैं। उसके आने से, उसका वॉल्यूम बढ़ने से, आयतन बढ़ने से, अब दोनों वाल यानी कि जो एक्साइन और इंटाइन है, बाहर वाली बाह्य चोल और आंतरिक चोल जो है, यानी कि एक्साइन और इंटाइन, उस पर प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने से जो इंटाइन होती है वो एक ट्यूब के रूप में बाहर आती है, एक नलिका समान संरचना के रूप में बाहर आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका बोलते हैं। अब ये पराग नलिका स्टाइल से होती हुई नीचे जाएगी। अब इस पोलन ट्यूब में सबसे पहले कायिक केंद्रक अंदर जाता है। कायिक केंद्रक के अंदर जाने के बाद अब जो 2 जनरेटिव न्यूक्लियस है, अब अगर
याद हमें क्या रखना है कि अगर ये 2 सेल स्टेज में आई है तो ये जो जेनेटिव न्यूक्लियस से, एक जेनेटिव न्यूक्लियस से 2 जेनेटिव न्यूक्लियस से 2 सेल बनने का जो प्रोसेस है वो कहां होगा, स्टिग्मा पर होगा। लेकिन अगर 3 सेल स्टेज में आई है, इस सेल स्टेज में आई है, तो ये जो 2 जेनेटिव सेल है इससे 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 मेल गैमेट बने किससे, 2 जेनेटिव सेल से, और एक कायिक केंद्रक होगा जो वेजिटेटिव सेल का होगा। और ये 3 सेल स्टेज जो है, याद रखिए हमें क्या, 3 सेल, कौन कौन सी, एक कायिक केंद्रक वाली सेल, एक 2 नर युग्मक वाली सेल। तो ये 3 सेल स्टेज जो है ये मेल गैमेटोफाइट की फुल्ली डेवलप्ड यानी कि पूर्ण विकसित स्टेज है, अवस्था है। और जो 2 सेल स्टेज है वो कैसी थी, मेल गैमेटोफाइट की पार्शियली डेवलप्ड है या अविकसित है, यानी कि आंशिक डेवलप है, और इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट स्टेज है। मेल गैमेटोफाइट यानी कि जो नर युग्मक है ये स्पोरोफाइट पर पूर्णतः निर्भर होता है और ये हाईली रिड्यूस होता है, कम विकसित होता है। जो वेजिटेटिव सेल है यानी कायिक कोशिका है वो बड़ी होती है और उसमें रिजर्व फूड बहुत ज़्यादा होता है, और जो जेनेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करती है, तैरती रहती है। जो पोलन ट्यूब है उसकी खोज जेबी ने पोर्टुलिका प्लांट्स में की थी, और सबसे बड़ी जो पोलन ट्यूब है वो जियामेज यानी कि मक्का में पाई जाती है। पोलन ट्यूब में जो हेल्प करने वाले मटेरियल है, एलिमेंट है, वो बोरॉन और कैल्शियम है। और जो लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब है वो जियामेज यानी कि मक्का में पाई जाती है। वेजिटेटिव सेल आगे के डेवलपमेंट में भाग नहीं लेती है, मेन डेवलपमेंट में भाग कौन लेती है, जेनेटिव सेल, और जेनेटिव सेल आगे जाकर 2 मेल गैमेट्स का निर्माण करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परागकण तथा एलर्जी, यानी कि पोलन ग्रेन्स एंड एलर्जी। अब सबसे पहले हमें बताना चाहिए एलर्जी होती क्या है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारे बॉडी को रोगाणुओं से, रोग से बचाता है, उसका जरूरत से ज्यादा काम करना एलर्जी कहता है, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का जरूरत से ज्यादा काम करना क्या कहलाता है, एलर्जी कहलाता है। और एलर्जी किसी भी कारण से हो सकती है, किसी को डस्ट से एलर्जी हो सकती है, किसी को किसी दवाई से एलर्जी हो सकती है, किसी को किसी और चीज से एलर्जी हो सकती है। लेकिन जो जैविक कारण है एलर्जी करने के, उसमें परागकण भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, यानी कि उनका बहुत बड़ा मात्रा होती है। अनेक जातियों के जो परागकण होते हैं वो मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे पार्थेनियम ग्रास है, पार्थेनियम की जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी करते हैं, और इन एलर्जी से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। पार्थेनियम जो इंडिया में आई थी वो इंपोर्टेड ग्रास के साथ आई थी, और यहाँ आकर ये एक महत्वपूर्ण वीड बन गई है, यानी कि खरपतवार बन गई है, और यहाँ पर आकर ये बहुत सारे प्लांट्स के साथ रहती है, उनके साथ compete करती है, क्योंकि खरपतवार होते हैं यानी कि वीड्स जो होते हैं वो ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ, और वो क्रॉप की न्यूट्रिशन को, वाटर को, सनलाइट को, जितनी भी रिक्वायरमेंट है प्लांट की, उनके साथ उसको compete करते हैं और उसको मिलने नहीं देते, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब पार्थेनियम के अलावा चीनोपोडियम यानी कि बथुआ, अमरैंथस, चौलाई, शोरगम एक्सेट्रा के प्लांट्स भी जो होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स भी एलर्जी उत्पन्न करते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हे फीवर भी उत्पन्न करते हैं। अब हे फीवर होता क्या है कि जो हमारी आई है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस सिक्रीट करती है, म्यूकस कला जो होती है, चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रीट करती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, वो जरूरत से ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, तो इसको बोलते हैं हम हे फीवर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परागकण आहार, यानी कि पोलन ग्रेन्स और न्यूट्रिशन। पोलन ग्रेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य न्यूट्रिएंट्स में, खनिज तत्वों, पोषण तत्वों में भरपूर होते हैं। इसीलिए आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में यानी कि पश्चिमी देशों में और महानगरों में ये फैशन है कि पोलन ग्रेन्स को सिरप और गोलियों के रूप में, टैबलेट्स और सिरप के रूप में सेवन किया जाता है, जिससे उनकी क्षमता बढ़ जाती है। खिलाड़ियों और रेस के घोड़ों को खिलाया जाता है, जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ जाती है। और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट करने में भी आसान होते हैं। इसीलिए पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिशन से भी भरपूर होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और उनके डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है। इसीलिए आजकल फैशन के रूप में इनको सिरप और गोलियों के रूप में लिया जाता है, और जिससे
लेने वाले की क्षमता बढ़ती है, इसीलिए पराग उत्पादों का प्रयोग आजकल बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पराग कणों की जीवन क्षमता। जीवन क्षमता यानी कि वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। सबसे पहले तो जीवन क्षमता यानी कि वायबिलिटी का मतलब क्या है? किसी भी परागकण की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपना कार्य कर सकता है, यानी कि उसका कार्य क्या होता है कि वो एम्ब्रियो सैक को, भ्रूण कोश को 2 मेल गैमेट प्रदान करता है। तो यानी कि अब हम इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं, 2 डेफिनेशन हो गई इसकी कि परागकण की वह क्षमता जिससे वो अपना कार्य कर सकता है क्या कहलाती है? वायबिलिटी यानी कि जीवन क्षमता कहलाती है, या कि परागकण की वह क्षमता जिससे वो एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश को 2 नर युग्मक प्रदान करने की क्षमता रखता है, उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? जीवन क्षमता यानी कि वायबिलिटी। वायबिलिटी बेसिकली 2 चीजों पर निर्भर करती है, टेम्परेचर यानी कि तापमान पर, एंड ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता पर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक वेपर्स होते हैं उनकी जो मात्रा होती है हम उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं, यानी कि जो वाष्प होती है, जल वाष्प जो होती है वातावरण में, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। यानी कि सीधी बात 2 चीजों पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेते हैं कि वो किस पर निर्भर करती है जीवन क्षमता? एक तो तापमान पर, टेम्परेचर पर, और दूसरा ह्यूमिडिटी पर यानी कि आर्द्रता पर। अब जो जीवन क्षमता होती है वो अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है पोलन ग्रेन्स की, जैसे राइस और व्हीट में। राइस माने चावल, पैडी भी बोलते हैं, और व्हीट माने गेहूं, और इसमें बहुत कम होती है, वो 30 मिनट होती है, सबसे कम होती है। और जो लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी बहुत सारे पौधे हैं उनमें वो कई महीने तक हो सकती है। तो इसलिए वायबिलिटी जो होती है वो एक अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग गुण है, यानी कि हर स्पीशीज में एक सी नहीं होती। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।